विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का कल यानी कि 1 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्जाम है। इसलिए विज्ञान की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका पूरा सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। पहला क्वेश्चन देखें, पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है चाल का मात्रक है, तो चाल का मात्रक होता है मीटर सेकंड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 N बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? तो ये होगा 200 N। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो आंसर में आएगा आवर्ती। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना आरंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर हावर की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। आंसर यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है, आप देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन है ये। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? यानी कि बस के ऊपर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधते हैं? आंसर देखें। बस की छत पर रखे सामान प्राय रस्सी से बांधा जाता है, यानी कि बस की छत के ऊपर जो सामान रखते हैं उसको रस्सी के साथ बांधा जाता है, ताकि जब अचानक बस रुकती है अथवा रुकी हुई बस चलती है तो सामान जड़त्व के कारण, यानी कि जड़त्व के नियम के कारण नीचे गिरने से बच जाए। इस वजह से उसको बांध के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग के आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें। पहले है आवर्तकाल। तरंग द्वारा एक दोलन कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है, यानी कि तरंग के द्वारा एक दोलन या फिर कंपन को पूरा करने के लिए जितना समय लिया जाता है उस समय को आवर्तकाल कहा जाता है। इसे टी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि टी के द्वारा इसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड है और आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद है आयाम। किसी माध्यम की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ की तरंग को आयाम कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी माध्यम की मूल स्थिति, यानी कि जो उसकी वास्तविक स्थिति है, उसके दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम को प्राय ए अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आयाम को ए अक्षर से बताया जाता है। ध्वनि की मृदुता या प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, यानी कि ध्वनि कमज़ोर है या फिर स्ट्रोंग है, यानी कि तेज़ ध्वनि है या फिर कम ध्वनि है, ये उसके आयाम पर निर्भर करती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है, पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर सेकंड की स्पीड के साथ फेंका जाता है, तो पत्थर जो है कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, यानी कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा? आंसर जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग और फिर गुरुत्वीय त्वरण, उसके बाद बाकी का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले पेपर के अंदर आपको करवा दिया था। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा मैंने एक क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर रखा है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन पेपरों को देख लेंगे तो आपके सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और स्थितिज ऊर्जा उसको कहते हैं, किसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति और आकार के कारण जो ऊर्जा होती है ना, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बांध के अंदर, यानी कि बांध के अंदर जो है पानी को रोक कर रखा जाता है। अगर बांध कमज़ोर होगा तो पानी जो है उसको तोड़कर आगे बह जाएगा। तो यानी कि पानी के अंदर जो, बांध के अंदर जो पानी इकट्ठा किया हुआ है, उसकी स्थिति की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा उदाहरण ये ले सकते हैं आपकी एक धनुष की डोर, जिसकी डोर आपने खींच रखी है, यानी कि धनुष की डोर अगर आपने खींच रखी है तो खींचने के बाद जो उसकी डोर के अंदर जो ऊर्जा है, यानी कि जो शक्ति है, अब जिसकी वजह से ही तीर जो है तेजी के साथ आगे जाता है, उसकी स्थिति की वजह से अब उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सोल्व करके यहाँ पर दिखा रखा है मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति किसे कहते हैं? आंसर देखें। अभिकर्ता की औसत शक्ति अभिकर्ता द्वारा किए गए कुल कार्य को कार्य करने में लगे समय से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। ये है फॉर्मूला औसत शक्ति प्राप्त करने का। कुल कार्य बटे में लगा समय, यानी कि उस कार्य को करने में कितना समय लगा बटे में वो आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो आंसर जो है इसका सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वोट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में परिकलित कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिख रखा है। उसके बाद यहाँ से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आया था रसायन विज्ञान के अंदर, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी जे चैडविक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो यहाँ पर दोनों का लिखा हुआ है, कार्बन और सोडियम दोनों का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो सबसे पहले विलयन है, यह एक सहमांगी मिश्रण होता है, यह एक पारदर्शी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁻⁹ m तक होता है। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि इतने छोटे कण होते हैं कि इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनमें विलय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि छानने की जो विधि है इसके द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता इसके कणों को। उसके बाद है निलंबन, और इसमें एक पॉइंट और बनेगा कि टिंडल इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद अगला है निलंबन। निलंबन में जो है पहला पॉइंट है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। यह एक अपारदर्शी मिश्रण है, यानी कि पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी मिश्रण होता है इस, यानी कि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और इसमें जो है विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ है। इससे पहले जो था उसके अंदर 10⁻⁹ था, इसका जो है 10⁻⁻7 है कणों का आकार। इसमें विलय के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आंखों से हम इसको देख सकते हैं इसके कणों को। इसके विलय के कणों को छानकर पृथक किया जा सकता है और छानने की विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है इसके कणों को। उसके बाद है कोलाइड, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, यह एक पारभासी मिश्रण होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 10⁹ m से 10⁻⁷ के बीच होता है, यानी कि इन दोनों के बीच। इनमें विलय के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके कणों को देखा जा सकता है। इसमें विलय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता और छानने की विधि के द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम क्लोराइड है, इसका ये है। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसका ये है। उसके बाद है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर दो हैं, दोनों के दोनों का आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है जीव विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। अगला क्वेश्चन है उस ऊतक का नाम बताए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो ये होता है पेशीय ऊतक। उसके बाद है एड्स का कारण है, एड्स विषाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय का कारण, यानी कि हानि, ओजोन परत को जो हानि होती है, नुकसान होती है, वो होती है क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद अगला है निम्न में से किससे प्रोटीन प्राप्त होगी? तो आंसर आएगा इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि इन सब से, उड़द से भी, चने से भी, मटर से भी,
जो हमें इससे जो है प्रोटीन मिलते हैं इन तीनों से ही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरपतवार है, तो इसका भी आंसर जो है उपरोक्त सभी है, यानी कि गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये सभी जो है खरपतवार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? आंसर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऑक्सीकारक एंजाइम अवशोषित भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे कोशिका अपने दैनिक कार्यों में यानी कि रूटीन के कार्यों में प्रयोग करती है। अतिरिक्त ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में भंडारित यानी कि स्टोर कर ली जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रोग मुक्ति के कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो पहला है रोग मुक्ति की आवश्यक परिस्थितियां हैं स्वच्छ पर्यावरण और व्यायाम करना, यानी कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, वो स्वच्छ होना चाहिए और हमें व्यायाम करना चाहिए यानी कि कसरत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है? आंसर देखें, मृदा का किन्हीं कारणों से कट या बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन तेज वर्षा, तेज आंधी आदि के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 अंतर लिखिए। आंसर देखें, पहले है जिम्नोस्पर्म और फिर है एंजियोस्पर्म। ये प्राय पर्वतीय स्थानों में पाए जाते हैं। उसके बाद है ये प्राय सभी वर्ग के मैदानी पौधों में पाए जाते हैं, यानी कि ये पर्वतीय या पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, ये मैदानी इलाकों में। इनमें बीज ढके हुए नहीं होते, इनमें बीज ढके हुए होते हैं। इनके बीज फल के बाहर होते हैं, इनमें बीज फल की भित्ति में होते हैं। पाइनस और साइकस इसके उदाहरण हैं, मक्का, चना इसके उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मोनेरा तथा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? आंसर देखें, मोनेरा तथा प्रोटिस्ट जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड निम्नलिखित हैं। पहला है कोशिकीय संरचना, दूसरा है पोषण के स्रोत, तीसरा है पोषण की विधि तथा शारीरिक संगठन। मोनेरा जीव प्रोटिस्टा से सरल हैं। मोनेरा में उन जीवों को रखा जाता है जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटी जीव हैं, जबकि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखो। पहला है यह हृदय पेशी उत्तक से बनी होती है, यानी कि जो हृदय की जो पेशियां हैं वो उत्तक से बनी होती हैं। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होती हैं, यानी कि शाखाएं होती हैं इसकी, और इसका आकार बेलनाकार होता है। हृदय पेशी एक केंद्रीय होती हैं, यानी कि एक केंद्रीय होती हैं। ये पेशियां बिना थके जीवन भर लयबद्ध रूप से प्रसार व संकुचन करती हैं, यानी कि ये जो पेशियां हैं जिंदगी भर जीवन भर थकती नहीं हैं और लयबद्ध यानी कि एक लय के साथ जो है प्रसार और संकुचन करती हैं। उसके बाद अगला है उस उत्तक का नाम बताएं जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। तो आंसर देखें, पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम नामक उत्तक करता है। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।